नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। प्राकृतिक आपदाएं पूरे विश्व पर और साथ ही साथ मानव जीवन पर गहरे प्रभाव डालती हैं और इन्हीं में से सबसे ज़्यादा विनाशकारी और गहरा घाव देने वाला है बाढ़। जिस वक्त आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, उस वक्त देश के कई कोने बाढ़ से जूझ रहे हैं और इसी में है हमारा अन्नदाता कहे जाने वाला राज्य पंजाब, जो इस वक्त भी बाढ़ से जूझ रहा है और उसके सामने अब कई बड़ी चुनौतियां हैं। हमने और आपने पंजाब में जो बाढ़ आई उसकी तस्वीरें या तो टीवी पर देखी या सोशल मीडिया पर देखी, लेकिन इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण कुमार डोगरा, जो कि सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं इंडियन एक्सप्रेस में, वो ग्राउंड जीरो पर उतरे। उन्होंने देखा कि पंजाब के किस तरीके से बुरे हाल हैं, वहां पर क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से मदद पहुंचाई जा रही है और इस वक्त क्या कुछ चुनौतियां हैं। और आज हम ये बात नहीं करेंगे कि सरकार ने क्या किया, किस तरीके की चीजें हुई, ये जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पर जो लोग हैं वो आखिर क्या मांग कर रहे हैं और इस वक्त पंजाब के सामने कितनी बड़ी चुनौतियां हैं। प्रवीण जी, सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि जब आप यहां से निकले तब बाढ़ का मतलब कुछ और रहा होगा, लेकिन जब आप वहां पहुंचे तो यहां से लेकर वहां तक में बाढ़ का मतलब किस तरीके से बदल गया? जब न्यूज़ रूम में थे तब तो हम लोग विजुअल्स देख रहे थे और सही कहा आपने कि मतलब एकदम से 360 डिग्री बदल गया। क्योंकि जब आप यहाँ बैठ के रूम में बैठकर या न्यूज़ रूम में बैठकर चीज़ों को देखते हैं तो अलग होता है एक्सपीरियंस। मगर जब हम लोग यहाँ से गए तो सबसे पहले हम लोग अमृतसर गए और वहाँ पे हमने देखा कि पानी जो है वो करीब करीब 5-6 फीट डीप पानी है सड़कों पर। सड़क का, खेत का, घर का कोई पता नहीं चल रहा था कहाँ पे है। सड़क लोकेट करना मुश्किल हो रही थी और लोग ज़्यादातर ट्रैक्टर्स पे इधर से उधर कम्यूट कर रहे थे। कई लोग पैदल भी जो पैदल चल रहे थे उनके मतलब ये समझ लीजिए कमर से ऊपर तक का पानी था। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको अमृतसर की, जो कि 23 जिलों में से एक ऐसा जिला है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। वैसे तो पंजाब के 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, मगर अमृतसर में अजनाला खासकर वहाँ पर वो पूरी किसान बेल्ट है और लोग ये अभी स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनका खेत कहाँ पे है, घर कहाँ पे है, सड़क कहाँ पे है और बिजली कटी हुई है ना, इंटरनेट नहीं आ रहा था वहाँ पर और पानी ही पानी है मतलब। और ऐसा लग रहा था कि घर के आगे से खेत में नदी बह रही है, पानी का इतना फ्लो हमने देखा। तो पहला एक्सपीरियंस तो ये था और पहला मेरा भी फ्लड को कवर करने का पहला ही एक्सपीरियंस था, जो कि बहुत ही खतरनाक था। मतलब ऐसा भी था कि आप चलते चलते आपको पता नहीं कि कहाँ पे आप ज़मीन है, कहीं गड्ढा है, कहीं आप धंस सकते हैं और कोई विकल्प नहीं है। वहाँ पर पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बोट देखने को मिली, नाव देखने को मिली, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी अचंभित करने वाली चीज़ है। तो यही है कि स्थिति जो है वो बहुत ख़राब है पंजाब में। हम लोग तमाम ज़िलों में गए, जैसे हम लोग अमृतसर गए, फिर हम लोग गुरदासपुर गए और गुरदासपुर भी वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पर स्थिति ये है कि वहाँ पर ज़्यादातर बांध टूट चुके हैं और जब बांध टूट गए हैं तो अब ये कि पानी का फ्लो लगातार बह रहा है। जैसे रावी नदी वहाँ पे पड़ती है जो कि पाकिस्तान और जो इंडिया वाला पंजाब है और जो पाकिस्तान वाला पंजाब है, सेम नदी बहती है और बहुत ज़्यादा पानी का फ्लो है कि लोग उसको खुद से बांध बनाकर उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन अभी भी ग्राउंड पर वो रिलीफ या वो एक होता ना, आपको किसी समस्या का निपटारा नहीं दे पाया है अभी तक। लोगों को वहाँ से रेस्क्यू तो कर लिया गया, मगर जो पानी का बहाव है उसको रोकने में अभी सरकार नाकाम रही है, तो लोग खुद ही वहाँ पे जुटे हुए हैं। ये जानना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि 23 के 23 जिले हैं जो पूरी तरीके से प्रभावित हैं और आपदाग्रस्त पहले ही घोषित भी कर दिया गया था, लेकिन कुछ ऐसे जिले होंगे जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा, कुछ ऐसी जगहें होंगी जहां पर आप जब पहुंचे तो आपको डर लगा कि यहाँ पर मुझे भी कुछ हो सकता है। ऐसे कौन से जिले हैं और अगर इन जिलों के अलावा पूरे पंजाब की अर्थव्यवस्था देखें तो वो कितनी पीछे खिसक गई है? अगर प्रभावित जिलों की बात करें तो गुरदासपुर, अमृतसर और फिरोजपुर फाजिल्का, जो कि जो राजस्थान से लगता हुआ बॉर्डर है और पाकिस्तान एक तरफ है। तो यहाँ पर तो स्थिति ये है फाजिल्का में कि एक जैसे महार जमशेर एक गांव है, वो 3 तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ है और सामने सतलुज नदी बह रही है। तो ये समझ लीजिए कि वो पूरा पानी में अभी वहाँ पे रेस्क्यू भी नहीं किया गया अभी तक लोगों को। तो हम लोग वहाँ तक पहुँचे इंडियन आर्मी और बीएसएफ की बोट के थ्रू, और आप देखकर वो विजुअल अगर
देख पाएंगे तो वो इतने डराने वाले विजुअल्स हैं कि खेत में से नदी पूरी तरह पूरे फ्लो में, फुल फ्लो में बह रही है और सिर्फ एक बोट है जो कि कनेक्टिविटी है उस गांव की और बाकी जगह से, तो उसी में लोग 5-5, 10-10 की संख्या में आ रहे हैं, जा रहे हैं और उसी के थ्रू उन तक राशन पहुंचाया जा रहा है, दवाइयाँ पहुंचाई जा रही हैं, पशु अंदर हैं, ट्रैप्ड हैं, उन तक चारा पहुंचाया जा रहा है उसी बोट के थ्रू, और कोई चारा नहीं है और पानी 15 से 20 फीट डीप है। तो ये स्थिति है। अगर बात अर्थव्यवस्था की जाए तो मतलब पंजाब को इतना बड़ा झटका साल 1988 में लगा था, लास्ट टाइम जब 38 साल पहले जब बाढ़ आई थी। हाँ, उसके बाद कभी पंजाब ने इतनी भयंकर बाढ़ नहीं देखी और सारी की सारी नदियाँ, पंजाब में मेनली 5 नदियाँ पड़ती हैं, पांचों की पांचों उफान पे हैं और पांचों की पांचों ओवरफ्लो कर रही हैं, जिसकी वजह से घरों में, खेतों में पानी बहा। तो और अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो ये समझ लीजिए कि अभी धान की खेती वहाँ पे लगी हुई है। धान इस सीज़न में पकने को हो जाता है, मतलब उसमें वो ऊपर पकने, पूरा जो ग्रेन है वो तैयार हो जाता है, मगर अभी स्थिति है कि पूरे के पूरे जो फसलें हैं बर्बाद हो चुकी हैं और पंजाब सरकार का एक एस्टिमेट है कि 20 लाख हेक्टेयर ज़मीन जो एग्रीकल्चर लैंड है वो तबाह हो चुकी है। तो समझ लीजिए कि देश का जो अन्नदाता है, जो स्टेट कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा चावल उगाता है, उसको कितना बड़ा झटका लगा। और हैरानी की बात यह है कि पंजाब खुद चावल सबसे कम कंज्यूम करता है, वो गेहूं ज़्यादा खाते हैं, आटा ज़्यादा खाते हैं और वो सबसे ज़्यादा बाकी देश के बाकी इलाकों को चावल भेजता। तो इस बार उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। गन्ने की खेती लगी हुई थी वो पूरी बर्बाद हो गई है। इसके अलावा और जो भी खेती थी वो सारी बर्बाद हो गई है और रेत ही रेत। अब अभी तो पानी थोड़ा सा और कम होगा तो लोगों को आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा कि उनके खेत आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो गया। मतलब 2 लोग अपना खेत नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे, मेरा खेत कौन सा, आपका कौन सा है। तो बहुत बड़ा सेटबैक है पंजाब के लिए और इकोनॉमिकली बहुत बड़ा धक्का है किसानों के लिए। मैंने कुछ लोगों से बात करी, मैंने उनसे पूछा कि भाई अब आगे क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि एक तो हमारे मकान गिर गए। अब होता ही है कि अगर किसी मकान के चारों तरफ पानी भर जाता है, ठीक है, तो मकान बैठ जाता है, उसकी नींव बैठ जाती है, ठीक है। तो लोगों के मकानों में दरारें हैं, छतें गिर गई हैं। या अभी जब पानी रिसीड करेगा, पानी वहाँ पे कम होगा तो लोगों के ये सामने देखने में आएगा कि लोगों के घर गिरना शुरू हो जाएंगे और लाखों ऐसे घर हैं जो गिरने की कगार पे हैं। तो स्टेट होमलेसनेस तो बढ़ेगी ही लोगों में, खेत खलिहान भी खराब हो चुके हैं, पशु बह चुके हैं, ठीक है। इकोनॉमिकली और ज़्यादा बर्डन में जाएंगे लोग। ऋण पे यानी लोन लेके लोगों ने खेती बाड़ी की थी, है ना। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरी पंजाब की जो इकोनॉमी है वो उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। और ये सबसे जब तक उभरेंगे तब तक बीमारियां पैदा हो जाएंगी, क्योंकि जैसा हम दिल्ली में भी देखते हैं कि कुछ दिन की ही बाढ़ में इतना बुरा हाल हो जाता है, डेंगू और इस तरह की तमाम चीजें जो हैं फैलने लग जाती हैं। तो आपने बताया कि किस तरह की चुनौतियां थी और आपने ये भी बताया कि वहां पर वो मंजर देखकर आप बहुत ज्यादा डरे, जब ऐसी जगह पर जहां हम जानते हैं कि वहां पर लैंड ही लैंड है और वहां पर फसल ही फसल है और वहां पर नाव ही नाव दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि वो तमाम जगह पूरी तरीके से टापू है। अगली ये बात जो है वो जानना चाहूंगी कि वहां पर बहुत सारे लोगों ने मदद भेजी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे, फाउंडेशन थे, उन्हीं में से एक उम्मीद की किरण थी जिससे आपने बात की, जो ग्लोबल 6 फाउंडेशन नाम है उनका, उनसे आपने चर्चा की, आप उनके वेयर हाउस भी गए थे शायद। वहां पर की जो तस्वीरें थी और उन लोगों ने कैसे बताया कि उनके अकॉर्डिंग बाढ़ का क्या मतलब है और दूसरी तरफ ऐसे जो लोग होते हैं जो मदद करते हैं और बाढ़ की ऐसी परिस्थिति में, ऐसी भीषण परिस्थिति में उन लोगों के लिए मदद करना कितना मुश्किल था। और उन्होंने बताया क्या कि किस तरह से कहां से सपोर्ट आया और साथ ही साथ जो ये मदद की बात हो रही है, क्या वो जहां पर जरूरत है वहां तक पहुंच पा रहे या फिर कुछ जगहों पर सिर्फ इकट्ठा हो रहे हैं। निहारिका, अभी पंजाब में एक चीज़ बहुत यूनिक है, देखने लायक है, वो ये है कि जिस तरीके से पंजाब के लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। अनप्रेसिडेंटेड इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पूरी सिख कम्युनिटी जुटी हुई है, सड़क पे है, लोग जो प्रभावित लोग हैं उन तक पूरी मदद पहुंचा रही है। लोग ट्रॉलियों की ट्रॉली, मतलब हजारों ट्रॉलियां लेके निकले हुए लोग प्रभावितों को राशन पहुंचा रहे हैं, दवाइयां पहुंचा रहे हैं, है ना। इवन चारा, मैंने देखा कि जानवरों के लिए भी चारा पहुंचा रहे हैं, वही दान कर रहे हैं। और ये जो सेवा भाव है सिख कम्युनिटी में, वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, पूरे विश्व में जाना जाता है। और चाहे बाढ़ केरल में आए, चाहे बाढ़ उत्तराखंड में आए, चाहे बाढ़ हिमाचल में आए, हम लोग देखते हैं कि सिख कम्युनिटी जो है वो पहुंच जाती है। और यहाँ पर पंजाब में यूनिक चीज़ ये मैंने देखी
कि लोग निकले हुए हैं अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों से सामान भर के। इवन नॉर्मल सैटरडे संडे वाले दिन भी लोग अपनी छोटी छोटी गाड़ियों में निकले हुए हैं। कोई टूथब्रश बांट रहा है, कोई साबुन बांट रहा है, कोई मच्छरदानी बांट रहा है, कोई कछुआ छाप बांट रहा है ना, कोई और ऑइंटमेंट बांट रहा है, कोई दवाइयाँ बांट रहा है। ये सेवा भाव है। अब पंजाब के सामने समस्या पता क्या हुई है कि ये हुई है कि अब उनके पास बहुत ज़्यादा सामग्री आ गई है। अब बहुत सारी जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारे जो सिखों की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गुरुद्वारे हैं, उन्होंने अपील की है लोगों से कि आप राशन बांटना बंद कर दीजिए। ये अपील, ये अपने आप में बहुत ही यूनिक चीज़ है। क्यों मना किया? क्योंकि अभी हो ये रहा है कि लोग हजारों की संख्या में निकल रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। दिल्ली से लोग जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से लोग जा रहे हैं, है ना, अलग अलग स्टेट से लोग पहुंच रहे हैं वहाँ पे हेल्प करने के लिए। और वहाँ पर अब जिसको सही में राहत की ज़रूरत है तो वो अभी फंसा हुआ है, इंटीरियर में फंसा हुआ है, पानी में फंसा हुआ है, उन तक राहत सामग्री पहुँच ही नहीं पा रही। अब जो आसपास के या बाहरी इलाकों के लोग हैं वो ज़्यादा उस राहत सामग्री को इकट्ठा कर ले रहे हैं। ऐसा भी सुनने में आया कि एक साल का राशन लोगों ने इकट्ठा कर लिया है, जबकि जो अंदर जिनको सही में पहुँचने की ज़रूरत है, जहाँ पर दवाइयाँ उन तक नहीं पहुँचा, उनके पशु बीमार हैं, लोग बीमार हैं, है ना, खाने की किल्लत हो रही है, वहाँ तक पहुँच रहे हैं मगर बहुत लिमिटेड मात्रा में पहुँच रहे हैं। तो वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन ने ये अपील की लोगों से कि अभी रुक जाइए, पहले थोड़ा सा पानी कम होने दीजिए और फिर रियल जो सिचुएशन है उसका असेसमेंट करके अपनी डिमांड, अपनी रिक्वायरमेंट जगह जगह की बताई जाए, उसके हिसाब से आप हेल्प कीजिएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपने पूछा ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं। पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर डेरा कल्चर है, जहाँ पर रिलीजियस सेक्ट बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे डेरे हैं, गुरु जिनको हम लोग बोलते हैं। तो ऐसे वो बहुत एक्टिव हैं, उनकी पूरी मशीनरी बहुत एक्टिव है। ये समझ लीजिए कि पंजाब गवर्नमेंट के सामने राहत की बात यह है कि इतना ज़्यादा वहाँ पर रिलीजियस एक्टिविटीज़ है और उन्हीं के थ्रू, गुरुद्वारों के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू बहुत हेल्प हो रही है लोगों की, और प्रशासन को बहुत कम टेंशन लेने की ज़रूरत पड़ रही है। ये बहुत राहत की बात है। ऐसे में एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही है जो है ग्लोबल सिक्स फाउंडेशन। अमरप्रीत सिंह उसके फाउंडर हैं, 2 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने बहुत अच्छे से सोशल मीडिया के थ्रू ये कैंपेन चलाए। उन्होंने बहुत सारे, हर ज़िले में लगभग बड़े बड़े वेयर हाउस खोल लिए, बड़ी जैसे बैंक्वेट हॉल को उन्होंने वेयर हाउस बना लिया। और बड़े बड़े जो पंजाबी स्टार्स हैं, चाहे वो मनकीरत औलख हों, करण औजला हों, सिंगर जो भी हैं, है ना, आप दिलजीत दोसांझ हों, क्रिकेटर शिखर धवन हैं, हरभजन सिंह हैं, ये तमाम लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वहाँ पे डोनेशन दे रहे हैं। किसी ने ट्रैक्टर भेज दिए, जैसे मनकीरत औलख जो सिंगर हैं, उन्होंने 10 ट्रैक्टर भेज दिए। और अब वो ट्रैक्टर जो वो पंप लगा के पानी निकाल रहे हैं, है ना। ऐसे ही शिखर धवन के बारे में बताया अमरप्रीत सिंह जो फाउंडर हैं कि उन्होंने किचन सेट भेजने की बात करी। हरभजन सिंह ने कुछ भेज दिया। फिर दिलजीत दोसांझ की जो सांझ फाउंडेशन है, उन्होंने पूरे गांव अडॉप्ट कर लिए, अडॉप्ट कर लिए और बोला कि वहाँ पर जितने भी घर टूटे हैं हम लोग घर बना के देंगे। ऐसे तमाम, और वहाँ पे मैंने देखा कि वॉशिंग मशीनें रखी हुई हैं पूरी पैक्ड, फ्रिज रखे हुए हैं, गद्दे रखे हुए हैं, बेड्स रखे हुए हैं, तमाम राशन रखा हुआ है, मैट्रेसेस रखे हुए हैं। ऐसे इस तरीके से लोगों की हेल्प की जा रही है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है कि अगर कोई स्टेट इस तरीके से नेचुरल डिजास्टर फेस करता है तो किस तरीके से हम लोगों को एकजुट होकर, है ना, जो वहाँ के लोग हैं, जो बड़े स्टार हैं, जिन्होंने वहीं उसी जनता से वो स्टार बने हैं, है ना, तो उनको अगर गिव बैक कर रहे हैं, सोसाइटी को गिव बैक कर रहे हैं, तो इससे बड़ी अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती। आपने बोला कि वहाँ पर प्रशासन को जो है कुछ चीज़ों के लिए मदद मिल गई, क्योंकि वहाँ पर रिलीजियस फैक्टर अगर देखें या बाकी चीज़ें देखें, जो स्टार्स हैं वो गिव बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये चीज़ें नहीं होती प्रवीण जी, तो क्या प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती, और जितना अभी उभर पाए हैं, जितने लोगों को पहुँच पाए हैं, क्या ये मुमकिन हो पाता अकेले प्रशासन के बल पर? बिल्कुल नहीं हो पाता। हमारे सामने 2 एग्जाम्पल है, हिमाचल का और उत्तराखंड का। 2023 में जब हिमाचल में डिजास्टर हुआ था, मैं गया था ग्राउंड जीरो पे, और मैंने देखा था हिमाचल में कि कैसे मंडी डिस्ट्रिक्ट का, मनाली का, कुल्लू का, शिमला का तमाम सड़कें बह गई थी, लोगों के घर बह गए थे। और उस समय हिमाचल की सरकार ने कहा था कि उनको 15,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, और उन्होंने डिमांड की थी कि नेचुरल डिजास्टर घोषित किया जाए। नहीं हुआ। इस बार उससे ज़्यादा विकट परिस्थिति हिमाचल ने देखी, उत्तराखंड ने भी देखी, और वहाँ पर वो
सेवा भाव, वो जो एक लोगों की तरफ से मतलब रिलीफ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और प्रशासन जो है उसकी कमर टूट चुकी है हिमाचल के। सरकार जो है वो एकदम डेट रिडन हो चुकी है ना, कर्जे के बोझ के नीचे दब चुकी है। क्योंकि हर साल आ रहे हैं वहाँ पे, हाँ, वहाँ पे ना तो लोगों को कोई हेल्प मिल पा रही है, ना तो प्रशासन को कोई हेल्प मिल पा रही है ना, ना जिनके घर बह गए, लोग बह गए, उनको कोई कंपनसेशन मिल पा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। उससे उलट अगर पंजाब में इस तरीके से जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये जो स्टार्स हैं, इनके अंदर वो अगर पंजाबियत ना होती, और पंजाब की सबसे खास बात ये है कि इनकी बहुत बड़ी आबादी जो है पंजाब की बाहर रहती है। कनाडा में लोग सेटल्ड हैं, यूएस में हैं, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह आपको पंजाबी कम्युनिटी में, और दे स्ट्रांगली फील अटैच टू देयर होमलैंड। वो बहुत अच्छी चीज़ है, उनके थ्रू बहुत ज़्यादा मदद आई। तो अगर ये सब नहीं होता तो मुझे लगता है कि पंजाब में अभी बहुत बुरे हाल होते, मतलब, और बुरे हाल इतना, अभी देख लीजिए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका और पानी नीचे नहीं जा पाया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और बताता हूँ आपको। लोगों में जो वो है विल पावर है चेंज की, और सरकार का मुंह नहीं ताक रहे हैं, वो प्रशासन का वेट नहीं कर रहे हैं वो। हम लोग गए थे गुरदासपुर, वहाँ पे हमने देखा कि एक जगह है जहाँ पर बांध टूटा हुआ है। ठीक है, एक तरफ रावी नदी का पूरा बहाव है, और जो मिट्टी के बांध होते हैं उनको दूसरी बांध बोला जाता है ना, वो टेम्परेरी बांध होते हैं। लोगों ने नदी का जो फ्लो होता है उससे खेत को बचाने के लिए बड़ा सा बांध बनाया होता है, तो वो टूट गया। तो अब लोगों ने वहाँ पे देखा कि गुरुद्वारों ने अनाउंस कर दिया कि संगत को पहुँचना है, संगत बोलते हैं जनता को, संगत को पहुँचना है फलानी जगह यहाँ पर, और मिट्टी की सेवा करनी है। हजारों ट्रॉलियाँ, हमारे विजुअल्स हैं, हजारों ट्रॉलियाँ लाइन में लगी हुई, मिट्टी कट्टों में मिट्टी भर भर के ला के खड़ी हो गई। और वहाँ पर क्या लोग, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, सब लोग सर पे मिट्टी का वो ढो ढो के वो बांध बना रहे हैं, उस नदी के बहाव को रोक रहे हैं। ठीक है, यानी खुद से बांध को, अपनी जान को खतरे में डाल के। और वहाँ पे मैंने लोगों से पूछा कि ये तो काम प्रशासन का है, ये तो सरकार का। वो कह रहे हैं कि हम लोग वेट नहीं कर सकते, अगर प्रशासन सही होता तो ये बांध नहीं टूटते, इनको पक्का किया जाना चाहिए था, नहीं किया, सालों साल नहीं किया, और अब वो दोबारा बना रहे हैं। ये विल पावर है लोगों की। और वहाँ पे रिलीफ देने में भी लोग सरकार का, प्रशासन का बिल्कुल इंतजार नहीं कर रहे हैं। और अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार ने अभी, पंजाब की सरकार ने 20,000 पर हेक्टेयर, पर एकड़ जो है अनाउंसमेंट किया मुआवजा कि आपको इतना मिलेगा। ठीक है, अगर आपका खेत 75% तक खराब हुआ है तो। और अगर सेंटर की बात की जाए तो स्टेट ने डिमांड की थी कि हमें 20,000 करोड़ का पैकेज दिया जाए, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1600 करोड़ दिए हैं अभी। ये अभी वहाँ की स्थिति यानी इससे समझा जा सकता है कि अगर कोई स्टेट 20,000 करोड़ रुपए मांग रहा है तो उसको ये समझ आ गया है कि वहां पर कितनी जरूरत है। और तब इतनी जरूरत पड़ रही है जब आप बता रहे हैं कि वहां पर इतने सारे लोग जो हैं मदद के लिए उतर रहे हैं, हमदर्दी पूरे विश्व से सामने आ रही है, वहां पर इतनी ज्यादा मदद जो है वो पहुंच रही है। इसी बीच आपने ईको बाबा जिन्हें कहा जाता है, बलबीर सिंह, उनसे भी चर्चा की थी और उन्होंने पहले भी पंजाब के लिए काफी कुछ किया है। उनसे बातचीत में आपको क्या पता चला कि पहले जो पंजाब था और अब के पंजाब में कितना बदलाव हो गया, और वापस जो चुनौतियां हैं, परिस्थितियां हैं, उनको पार कर क्या पंजाब वैसा दोबारा बन पाएगा, या फिर जो ये परिस्थितियां हैं अभी उन्हें वापस सेटल डाउन होने में बहुत टाइम लगने वाला है? देखिए, पंजाब को पिछले, मतलब इस बाढ़ ने 10 साल पीछे तो धकेल दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और जिनकी बात आप कर रहे हैं, ईको बाबा, उनको संत कहा जाता है, वहाँ पे लोग संत कह के बुलाते हैं। बलबीर सिंह सीचेवाल नाम है, राज्यसभा सांसद हैं। और वहाँ पर जो कपूरथला जगह है जालंधर के पास, वहाँ का सुल्तानपुर लोधिया के इलाका है, वहाँ पे रहते हैं। बड़ा सा गुरुद्वारा है उनका, बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन चलता है। और उनको जाना जाता है, वहाँ की 2 सहायक नदी, ब्यास नदी की 2 सहायक नदियाँ हैं, उनको रिवाइव करने में। उनकी हालत वैसी थी आज जैसे दिल्ली में यमुना की है, बहुत गंदी थी, नाला बन चुकी थी। और तो उन्होंने क्या किया कि सीचेवाल ने उन नदियों को खुद उतर के उनकी सफाई की, एक कैंपेन चलाया और नदियों को, आसपास की नदियों को साफ किया। इसके लिए उनको पद्मश्री भी मिल चुका है। अब वो इंसान, उस इंसान की क्या खासियत मैंने देखी कि उन्होंने रातों रात 3 दिन में बड़ी नाव बना ली अपने वहीं वेयर हाउस में। 3 दिन लगातार दिन रात लग के एक बड़ा बेड़ा, जिसको बोलते हैं, वो बेड़ा कहते हैं, बड़ी किश्ती बना ली। वो किश्ती
इसलिए बनाई क्योंकि उन्होंने देखा कि छोटी बोट से तो वो जा रहे थे, तो वहाँ पर लोगों का सामान नहीं निकाल पा रहे थे, लोगों के पशु नहीं निकाल पा रहे थे, 4-4 5-5 लोग ही एक बार में रेस्क्यू कर पा रहे थे, और पानी भरा हुआ चारों तरफ। वो हमें लेके गए और उन्होंने दिखाया कि वो बड़ी सी किश्ती उन्होंने की है, तो उसमें लोगों का पूरा एक घर का सामान एक बार में बाहर निकाल दिया उन्होंने। अच्छा। हाँ, और वो इंसान सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक लोगों के बीच में खुद बोट, कभी देखा है आपने, कभी सोचा है कि एक राज्यसभा सांसद है जिसकी ना तो कोई सिक्योरिटी है, खुद बोट चला रहा है, एक एक घर के बाहर जा रहा है, लोगों को राशन दे, मतलब खाना दे रहा है, लंगर जिसको बोलते हैं ना, प्रसादा बोलते हैं वो। और सिर्फ लोगों को नहीं दे रहे हैं, वो ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि छत पे कोई कुत्ता तो नहीं, आसपास कोई कुत्ता तो नहीं, कोई जीव तो नहीं, कोई जानवर तो नहीं, उन तक वो राशन पहुंचा रहे हैं। और सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक वो इंसान सेल्फलेसली काम कर रहा है वहाँ पर। तो हमने उनके साथ एक एक्सप्रेस कैफ़े जो पॉडकास्ट में करता हूँ, वो भी हमने शूट किया, वो आ चुका है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो जाके जरूर देखें, एक्सप्रेस जनसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस पर, संत बलबीर सिंह सीचेवाल के साथ एक्सप्रेस कैफ़े हमारा, और हमने एक वीडियो भी बनाया उनके साथ और बातचीत की। तो उन्होंने 3-4 बातें कही। उन्होंने ये कहा कि मैंने उनसे पूछा कि हमने नदियों को समझने में कहाँ गलती कर दी, हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम क्या गलती करेंगे, हम नदियों को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि नदियाँ ही हैं जो कि कारण बन रही इतनी बड़ी तबाही का, चाहे हिमाचल में हो, चाहे वो अपनी सीमाएं लांघ रही हैं। हाँ। तो उन्होंने यही बोला कि एनक्रोचमेंट है ना, हमने चाहे पहाड़ों में हो, चाहे पंजाब में हो, हमने क्या किया, नदी के जो रास्ते थे उनके जो कैचमेंट एरिया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट कर दिया, अतिक्रमण कर लिया। हमने मकान बना लिए, हमने खेत बना लिए, है ना, हमने पब्लिक यूटिलिटी के जो भी संस्थान थे वो बना लिए, ठीक है। तो हमने उनका रास्ता रोक लिया। अब जब पानी पूरे बहाव में आएगा तो नदी अपना रास्ता ले ही लेती है। और एक बहुत बड़े एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं हिमाचल में, गुमान सिंह, वो उन्होंने एक बात कही थी, मेरे दिमाग में रह गई, यू कैन नॉट टेम द रिवर, यानी आप रिवर को टेम नहीं कर सकते, उसका रास्ता कभी नहीं रोक सकते। आप रोकेंगे वो कभी ना कभी अपना रास्ता रिक्लेम कर ही लेगी। और वही हमने देखा पिछले कुछ दिनों से। तो यही बलबीर सिंह सीचेवाल ने भी कहा कि एनक्रोचमेंट सबसे बड़ी रीज़न है। दूसरा, जिस तरीके से हमने पानी का मैनेजमेंट किया है, डैम मैनेजमेंट जो है उसमें बहुत बड़ी कमियां हैं। पानी लगातार बढ़ता जाता है, लोगों को सही से इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, अलार्म दिए जाते हैं बहुत ही 11th आवर, है ना, बहुत एन मौके पे। और लोगों के लिए एक और चीज़ उन्होंने बोली कि लोगों के लिए घर छोड़ना बहुत बड़ी चीज़ होती है, इतना आसान नहीं होता है घर छोड़ना, चाहे घर तिरपाल का हो, चाहे टीन शेड का हो, या बड़ी कोठी हो। अगर आपको बोला जाए 24 घंटे पहले कि आप ये घर छोड़ दीजिए, लोग राजी नहीं होते हैं। और वहाँ पे ऐसी ऐसी स्टोरीज़ हैं निहारिका की, आए जैसे सीचेवाल भी गए लोगों की, भाई चारों तरफ पानी आ चुका, आप निकलिए, रेस्क्यू के लिए गए। तो लोग, जो पिता है वो बोलता है कि बेटे को ले जाओ, माँ को ले जाओ, मैं यहीं पे रुकूंगा। बेटा बोलता है बापू को ले जाओ, माँ को ले जाओ, मैं यहीं रुकूंगा। माँ बोलती है सबको ले जाओ, मैं छत पे रुक जाऊंगी। और लोग अभी भी हैं, पूरा पानी से घिरा हुआ चारों तरफ मकान, और लोग छतों पे बैठे हुए हैं, तंबू लगा के बैठे हुए, दिन रात बैठे हुए हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो घर छोड़ना सच में बहुत मुश्किल भरा काम। और ऐसे भी लोग हैं जो रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, उनसे भी हम लोग मिले। जैसे फाजिल्का में मैं एक रिलीफ कैंप में गया, वहाँ पे मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि घर कहाँ है आपका, तो वो कहते हैं कि पानी में डूब गया। तो मैंने बोला यहाँ पे मज़ा आ रहा है आपको? तो वो बच्चे कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। मैंने क्यों नहीं आ रहा मज़ा? 4-4 5-5 दोस्त हैं, एक ही स्कूल में पढ़े थे। कहते हैं जो घर होता है ना, वो घर होता है। वो एक बच्चा तो कहता है, उसकी क्लिपिंग भी है हमारे पास, वो कहता है कि बच्चा जो होता है ना, वो जो घर होता है वो माँ वर्गा होता है, यानी माँ की तरह एक फीलिंग होता है। आप कुछ भी कर सकते हैं उस घर में, मगर आप रिलीफ कैंप में अगर महीना अगर आपको रहना पड़ जाता है तो वो पेन देखिए कि लोग किस पेन में वहाँ पे जी रहे हैं। मतलब घर ऐसा एहसास है कि छोटे से बच्चे को भी उस एहसास के बारे में पता है कि वो एहसास नहीं छोड़ सकता। आप कितना भी उसको बोले कि आपको ये मिलेगा या वो मिलेगा। और आपने एक रिपोर्ट की और आपने इतना कुछ बताया कि वहाँ पर किस तरह की परिस्थिति है। और देश में ऐसे कई कोने हैं जहाँ पर ठीक इसी तरह की परिस्थिति है। पंजाब में फिर भी लोगों को कुछ चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, हिमाचल उत्तराखंड में इससे भी भीषण हाल है। ये बातचीत खत्म हो उससे पहले मैं आपसे सिर्फ प्रवीण जी एक ही कमेंट चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पर और कई जगह पर हम रीलों पे बार बार ये देखते हैं कि जो मानवीय लापरवाही, जैसा आपने भी कहा, उसकी वजह से शायद हमें ये झेलना पड़ रहा है। किसी ने एक रील पर बहुत सुंदर कैप्शन लिखा था और कहा था कि खुदा इतना नाराज है कि अपनी सफाई के लिए अपनी बनाई चीज को ही नष्ट कर रहा है। बिल्कुल सही बात है निहारिका। और अगर सरकारों ने
पॉलिसी फ्रेमवर्क पे काम नहीं किया, अगर ये इंश्योर नहीं किया कि नेचुरल जो पानी के एग्जिट हैं, चाहे पहाड़ों में हों चाहे मैदानों में हों, और जिस तरीके से हम लोग क्लाइमेट चेंज को देख रहे हैं, नदियों का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, है ना, अगर इस पे सरकारों ने सही में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिसी फ्रेमवर्क पे काम नहीं किया तो आने वाला वक्त जो है ना वो सही नहीं होगा। आने वाले वक्त में हम लोग इस तरह के और डिजास्टर देखेंगे और हम लोग कुछ सीख नहीं रहे हैं। हम जब भी मैं ऐसे लोगों से बात करता हूँ, ये जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे बात करता हूँ, तो मैं एक सवाल जरूर करता हूँ, मैं पूछता हूँ कि हम लोग कुछ सीख रहे हैं पुरानी गलतियों से? ना तो हिमाचल ने सीखा, ना पंजाब ने सीखा। पंजाब में 2023 में भी बाढ़ आई थी, कुछ बॉर्डर एरिया में, फाजिलका में, फिरोजपुर में, मगर लोगों ने कुछ नहीं सीखा, लोगों ने नहीं, प्रशासन और सरकारों ने कुछ नहीं सीखा। तो जब तक आप एनक्रोचमेंट नहीं रोकेंगे, जब तक आप नदी का पूरा जो दायरा है उसको एनक्रोचमेंट फ्री नहीं करेंगे, तब तक, और जब तक आप क्लाइमेट चेंज को नहीं समझेंगे, तब तक इसका मतलब कुछ नहीं हो सकता। हम लोग बड़ी से बड़ी त्रासदी में घुसते जाएंगे और फेस करते जाएंगे। और ये जो लोग अभी, जैसे पंजाब में जो आंकड़ा है, ऑफिशियल आंकड़ा 55-56 लोगों के मरने की है, 5-6 लोग अभी भी मिसिंग हैं, ये ऑफिशियल आंकड़ा है। हो सकता है बहुत सारे अनरिपोर्टेड हों, क्योंकि आपको पता है सरकारी आंकड़े बहुत कम होते हैं। तो ऐसे बहुत, और जिसके घर का कोई बंदा मर जाता है, जिसकी जान चली जाती है, उससे पूछिए उसका दर्द क्या होता है, ठीक है। तो सरकारों को बहुत संवेदनशील होने की ज़रूरत है, लोगों को, पर्यावरण को, नदियों को, नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत स्ट्रांगली समझने की ज़रूरत है। हमें अपने जो करिकुलम है, बच्चों का पढ़ाई का करिकुलम है, स्कूलों की किताबें, इसमें इसको इंक्लूड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि बच्चे जो हैं बचपन से ही सेंसिटाइज हो सकें, वो संवेदनशील हो सकें मौसम को लेकर, नदी को लेकर, तालाब को लेकर, बारिश को लेकर, पेड़ को लेकर, पर्यावरण को लेकर। और जब तक ये चीज़ बदलाव नहीं आएगा, तब तक हम लोग इस तरह के डिजास्टर देखते रहेंगे, झेलते रहेंगे, सरकारें आती जाती रहेंगी, मामूली से कंपनसेशन अनाउंस होते रहेंगे, मगर बदलेगा कुछ नहीं। इस बातचीत से हम आपको सिर्फ यही बताना चाहते थे कि पंजाब की परिस्थितियां कैसी हैं। जैसा मैंने शो की शुरुआत में भी बोला कि हम और आप सिर्फ टीवी पर ये तस्वीरें देख रहे हैं और उसके बाद दिल जो है वो पसीजता है, सोचते हैं कि वहाँ पर जो लोग हैं किस तरीके से जी रहे होंगे। एक भी दिन आपको घर छोड़ना पड़ जाए तो कितना मुश्किल है, और उन्हें ये भी नहीं पता कि वो घर कभी वापस मिलेगा नहीं, खेत पहचान में आएगा कि नहीं। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि जो गलतियाँ की जा रही हैं उनसे कुछ सीखिए, और साथ ही साथ जिस तरीके से पंजाब एकजुट होकर अपने राज्य को बचाने की कोशिश कर रहा है, वैसे ऐसे कई राज्य हैं जो जूझ रहे हैं, जिनकी मदद के लिए लोगों को आगे आना चाहिए और मिलकर इस समाज के लिए, क्योंकि ये जो चीज़ें बिगड़ रही हैं प्राकृतिक आपदाओं से, आपकी प्रकृति पूरी तरीके से बर्बाद हो रही है, उन तमाम चीज़ों को लेकर आपको और हमें सीरियस होने की ज़रूरत है। आशा करते हैं कि पूरी बातचीत आपको अच्छी लगी होगी। हमें कॉमेंट सेक्शन में आप बता भी सकते हैं कि इस तरह की और कौन सी बातचीत आप देखना चाहते हैं। फिलहाल हमारे साथ बने रहने के लिए, और प्रवीण जी आपका भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू निहारिका। एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि हमने जो भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है उसको जाकर देखिए। बहुत सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स की हैं और पंजाब के अलग अलग इलाकों से हमने रिपोर्ट करने की कोशिश की है। बहुत जान जोखिम में डालकर हमने ये रिपोर्टिंग की है, और इस पूरी प्रोसेस में मेरे साथ अंकुर यादव थे कैमरामैन, उन्होंने भी बहुत बड़े रिस्क लेकर ये पूरी फुटेज आप तक लेके आए। तो आप ज़रूर देखें, और एक्सप्रेस कैफ़े पॉडकास्ट भी देखें जो हमने बलबीर सिंह सीचेवाल के साथ किया है जनसत्ता यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार।